Hello everyone, myself Vijendra Jain, Faculty Social Science, Resonance PCCP Division Kota. Today I am present here with the solution and analysis of today's NTSC Stage 2 paper, and here I am discussing about the solution of SST. मोस्टली हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 100 तक. पहला क्वेश्चन जो है आपका वो हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61. इसको लेकर अगर बात किया जाए 61 नंबर क्वेश्चन को, तो ये आपका चैप्टर पावर शेयरिंग से लिया गया है, ठीक है. और यहाँ पावर शेयरिंग के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बात की गई है. आपको इस क्वेश्चन के अंदर केवल इतना सा देखना था कि विच स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू, मतलब यहाँ पर नोट लगा हुआ है. तो अगर आपने चैप्टर में देखा हो कि लास्ट के पेजेस के अंदर पावर शेयरिंग में 10th क्लास की बुक के अंदर हमने पढ़ा था कि वहां पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इंडियन गवर्नमेंट के अंदर कैसे किया गया है. तो पहला ऑप्शन अपन देखते हैं कि ट्रू कौन सा नहीं है इनमें से. फर्स्ट ऑप्शन, अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. ये बिल्कुल सही बात है, ये राइट है ऑप्शन. क्यों राइट है ऑप्शन, अगर हम बताएं तो आपको मालूम होगा कि हॉरिजॉन्टली पावर शेयरिंग किया गया है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के अंदर, डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर. देन अरेंजमेंट ऑफ शेयरिंग ऑफ पावर अमंग द टू और मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टीज. यह भी राइट है बिकॉज इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो किया गया है. थर्ड नंबर पॉइंट, अरेंजमेंट ऑफ द डिविजन्स ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज. बात फोकस करने वाली थी, क्वेश्चन के अंदर नॉट ट्रू को लेकर बात किया गया था, और यहाँ रिलीजियस कम्युनिटीज को लेकर बात किया जाए तो इंडिया के अंदर इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया है. लास्ट ऑप्शन भी आपको देख लेना है, अरेंजमेंट ऑफ द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. डिफरेंट लेवल को लेकर बात कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब कि वहां अगर देखा जाए तो पावर शेयरिंग इंडिया में ऐसा अवेलेबल है. मींस ये तीनों ऑप्शन ठीक है. ओनली क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका इनकरेक्ट है. तो यहां हमको देखना था, तो आंसर नंबर 4, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 62 को लेकर हम बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 62, व्हेन नो पार्टी और कोलिशन गेट्स ए मेजोरिटी. देखिए इन द लोकसभा को लेकर बात कर रहा था, प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज और हर डिस्क्रिशन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. प्रेसिडेंट और पीएम को लेकर बात चल रही है, प्राइम मिनिस्टर को लेकर के कि उसका अपॉइंटमेंट कैसे करता है. वैसे आप लोग जानते होंगे दैट द मेजोरिटी गवर्नमेंट जब फॉर्म्ड होती है, किसी पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी के साथ में विनिंग इलेक्शन में जीत के आती है, तो उसी पार्टी के लीडर को पीएम बनाने के लिए बाउंड होता है कौन, प्रेसिडेंट. यहाँ उसी को लेकर बात कर रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कन्वेज द करेक्ट यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेसिडेंट अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. तो यहाँ अगर बात किया गया है व्हेन नो पार्टी और कोलिशन, देखिए आप, ना तो कोई पार्टी और ना ही कोई कोलिशन गवर्नमेंट मेजोरिटी के साथ में अपने आप को फॉर्म नहीं कर पा रही है, मतलब कि उनका प्रेजेंटेशन कैसा नहीं है, ना तो कोई पार्टी सिंगल मेजोरिटी के साथ जीत के आ रही है और ना ही कोलिशन के अंदर कोई पार्टी मेजोरिटी से आ पा रही है. तब अगर हम देखें तो आपको देखना है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट कैसे करेगा. तो यहां लिखा हुआ है पहला ऑप्शन, द प्रेसिडेंट में अपॉइंट द लीडर ऑफ लार्जेस्ट मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा एज द प्राइम मिनिस्टर. देखिए बात तो बिल्कुल सही है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, लेकिन हमें ऊपर देख लेना था. वहां लिखा हुआ है नो पार्टी और कोलिशन गेट से मेजोरिटी, लोकसभा पार्टी कोई मेजोरिटी से आई ही नहीं. तो यहां तो लिखा हुआ है, ये बात रियल भी है, सच भी है, कि उसी को अपॉइंट करता है जो पार्टी मेजोरिटी के साथ लोकसभा में जीत के आती है, लेकिन वहां नो लिख दिया तो कोई आई नहीं पार्टी, ठीक है. देन सेकंड, द प्रेसिडेंट अपॉइंट लीडर हु इन हिज और हर ओपिनियन कैन मस्ट मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा एंड कैन प्रूव मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा. या तो मेजोरिटी सपोर्ट को वो प्राप्त कर ले, मतलब कि अगर कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं है लेकिन उसको सपोर्ट गेन मिल जाता है, तो क्या प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट करेगा एज ए प्राइम मिनिस्टर. यस राइट. तो आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इसके अंदर, राइट आंसर. क्लियर है. सो ऑप्शन नंबर 2 आपको राइट करना था, वही आपका राइट आंसर होगा. चैप्टर को लेकर बात किया जाए तो 9th क्लास का वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन चैप्टर से इस क्वेश्चन को लिया गया है. देन क्वेश्चन नंबर 63, which two among the following are not presenting true picture of the implementation of पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया. पंचायती राज को लेकर बात कर रहा है, माइंड में क्लिक होना चाहिए. चैप्टर आपका 10th क्लास का फेडरलिज्म को लेकर बात की जा रही है. देख लेते हैं. पंचायती राज हैज इंक्रीज वुमेन रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन इंडियन डेमोक्रेसी. बिल्कुल सही है, ये मेरिट से पंचायती राज सिस्टम का 33% वोट्स के राइट्स मिले हैं लोकल एरियाज के अंदर. बिल्कुल सही बात. सेकेंड, स्टेट गवर्नमेंट हैव ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. देखिए अगर बात किया जाए, हमारे इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंसी कहीं भी नहीं है गवर्नमेंट के अंदर. सेंट्रल गवर्नमेंट फुल्ली इंडिपेंडेंट नहीं करता है, स्टेट गवर्नमेंट को सबऑर्डिनेट है. सेम लाइक दैट अगर बात किया जाए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर, तो उनके पास सिग्निफिकेंट पावर नहीं है, वह भी सबऑर्डिनेट है किसके से, स्टेट गवर्नमेंट के, मतलब यहां उनको पावर नहीं मिला हुआ है. क्लियर. देन थर्ड,
पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैव बीन गिवन एडुकेट रिसोर्सेज, क्या रिसोर्सेज दिए हुए हैं, बट किसके अकॉर्डिंग, स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। नंबर 4 आप देखते हैं, पंचायती राज हैज हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री। यस, हमारे कंट्री के अंदर और ज्यादा इसको मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए वाकई में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को अपनाया गया। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो राइट है आपका, ए और डी तो ठीक है। लेकिन यहां हम बात करें तो ये आपके इनकरेक्ट आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो नॉट प्रेजेंटिंग ट्रू पिक्चर, तो आपका बी और सी को लेकर अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ये क्या होगा आपका राइट आंसर। क्लियर है, चैप्टर 10th क्लास का था आपका फेडरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, कास्ट इन पॉलिटिक्स। देखिए कास्ट इन पॉलिटिक्स को लेकर बात चल रहा है, चैप्टर आपको मालूम चली गया यहाँ नाम से ही, ठीक है। हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नेगेटिव इफेक्ट ऑफ कास्ट इन इंडियन डेमोक्रेसी। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर इसको लेके बात किया जाए तो साफ मालूम चल रहा है। ऑप्शन नंबर 4 को आप पढ़ के देखिए, इन सम केसेस कास्ट डिवीजन लीड्स टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस। अगर यहाँ हिंसा को लेके, लड़ाई झगड़ों को लेके बात किया जा रहा है तो नॉर्मल सी बात है, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्या नहीं है। और यहाँ पूछा भी क्या गया आपको, नेगेटिव एस्पेक्ट को लेके, विच अमंग द फॉलोइंग इज नेगेटिव इफेक्ट ऑफ कास्ट। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 65, मिशेल बाशेल को लेके बात किया गया है, ठीक है। हु वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट इन 2006 बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी ए डिफेंस मिनिस्टर इन लैटिन अमेरिकन कंट्री चिले, ठीक है। चाइले आप इसे बोल सकते हो। बिफोर बीइंग अपॉइंटेड एज डिफेंस मिनिस्टर शी वाज, अगर बात किया जाए तो चैप्टर रिमूव हो चुका था 3 साल पहले ही, वहां से इसे लिया गया। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को लेके बात चल रही है, 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो अभी डाल दिया गया है। क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि चैप्टर के अकॉर्डिंग या सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, मैं बोलना चाहूंगा। बात किया जाए ए मेंबर ऑफ द सॉलिडेरिटी पार्टी ऑफ पोलैंड, नहीं। ए कैबिनेट मिनिस्टर इन द पिनोशेट डिक्टेटरशिप, बिल्कुल नहीं। एन एयर फोर्स ऑफिसर ड्यूरिंग प्रेसिडेंट पिनोशे मिलिट्री रूल, नहीं। इनके फादर थे एयरफोर्स के अंदर तो, लेकिन इन्हें उस टाइम के अंदर क्या किया गया, जेल में डाल दिया गया। सो वी कैन से ए पॉलिटिकल प्रिजनर्स ड्यूरिंग द पिनोशे dictatorship. So the option number 4 will be the right answer. Okay, so let's talk about the question number 66. Freedom means absence of constraints in political life. It means absence of interference in our affairs by other, be it other individual or the government. Under the Indian Constitution, citizens do not have one of the following freedoms. Freedom को लेके बात किया गया है, 6 राइट्स हमें प्रेजेंट में मिले हुए हैं, सीधी सी बात है। एक यहाँ आपको लास्ट में देखना था, फ्रीडम टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज एनी प्रॉपर्टी एनीवेयर इन द कंट्री। राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया गया है, सभी को मालूम होगा। ओनली 6 राइट्स बचे हुए हैं। डायरेक्टली आप इजी वे के अंदर, बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका राइट आंसर। क्लियर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 को लेकर हम बात कर रहे हैं। यहाँ एक टेबल आपको दिया गया है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को मैच करना था आप लोगों को। अगर देखा जाए, देयर आर सीरियस चैलेंजेस दैट डेमोक्रेसी फेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, गिवन बिलो आर सम ऑफ द मेजर चैलेंज इन ग्रुप 1 एंड, इसी को आपको इम्प्लीकेशंस के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना था, किससे, ग्रुप 2 से। करेक्टली मैच द चैलेंज एंड देयर इम्प्लीकेशंस। मैचिंग का ऑप्शन मतलब मैच करने वाला क्वेश्चन आ चुका है, टेबल दोनों आपको दे रखी है। अगर आपने ढंग से रीड किया हो तो बहुत ईजी होता है। देखिए अगर बात किया जाए फंडा में फाउंडेशनल चैलेंज को लेके बात कर रहा है, नॉर्मल सी बात है, यहां आपको सीधा मैच करना था। जिससे कि मैं फाउंडेशनल चैलेंज को लेके बात करूं तो आप जी से इसे मैच कीजिएगा। एस्टेब्लिशिंग ए सोवेरियन एंड फंक्शनल स्टेट को लेके बात चलेगा। फिर अगर हम बात करें चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन, यहां अगर चैलेंज ऑफ एक्सपेंशन को लेके बात करता है तो आप इसे एज से मैच कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर एक्सपेंशन को लेके बात करता है तो पावर टू लोकल गवर्नमेंट के अंदर इंश्योर करता है ग्रेटर पावर, ठीक है। एक्सपेंशन कब होगा, जब आपके पास पावरफुल होंगे आप, या एक्सपेंशन कर सकते हैं इसी को लेकर। देन चैलेंज ऑफ डीपिंग ऑफ डेमोक्रेसी, वही डीपिंग ऑफ डेमोक्रेसी को लेकर बात चल रहा है। यहां पर बात कर रहे हैं तो अपन लोकल गवर्नमेंट को लेकर बात को याद रखना था आपको, जो पहले क्वेश्चन आया था। अगर वो पावरफुल होंगे, स्ट्रेंथ होगी, या पावर को हम शेयर कर देंगे तो ऐसा हो पाएगा। तो आपको सी को मैच करना था ई से, स्ट्रेंथिंग द पावर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। देन द लास्ट ऑप्शन प्रोसीजरल चैलेंज को लेके बात कर रहा है ये। तो यहाँ आपका बचा हुआ क्या है, ओनली सिंगल सी बात है, क्या बचा आपका एफ। तो डी को हमने मैच कर दिया किससे, एफ से। अब आप देखिए यहाँ पर आंसर में ये सेकंड नंबर, ए को जी से मैच किया हुआ है, बी को एच से, सी को ई से और डी को एफ से। सो द ऑप्शन नंबर
2 will be the right answer. Clear है? Then the next. हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 को लेकर. Constitution in the supreme law that determines the relationship among people living in a territory called citizens. ठीक है? And also the relationship between the people and government. Which of the following statement is correct? टेरिटरी को लेके बात कर रहा है. कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन आपका चैप्टर हो गया है. इट ले डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजंस आर. ठीक है, यहां बात कर रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. पहला बिल्कुल करेक्ट है. लिमिट्स को लेके बात करता है, पावर्स को लेके बात करता है, राइट्स को लेके बात करता है. देन इट जनरेट ए डिग्री ऑफ कन्फ्लिक्ट. कन्फ्लिक्ट को लेके बात कर रहा है. संविधान बनाया गया है, क्या आपस में सिटीजन्स के अंदर लड़ाई की बात करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा. यही गलत हो गया. कॉन्फ्लिक्ट को लेके बात कर दिया है. इट डज नॉट स्पेसिफाई फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. नहीं, गलत है. क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? या हम बात करें इलेक्शंस को लेकर के, प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन को लेकर के, हम बात करें इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर को लेकर, सब किसके अकॉर्डिंग होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग. देन द 4, इट विल नॉट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग ए गुड सोसाइटी. नहीं, कैसे? रॉन्ग हो जाएगा. प्रोवाइड क्या है? मैं राइट्स दिए हुए हैं, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी. वो क्या चीज है? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मिला हुआ है. केवल सिंगल, ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट. सो द आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर 1. फर्स्ट आपका राइट आंसर था यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हना इज अटेनिंग द वोटिंग एज एंड इज हैप्पी दैट शी कैन वोट. उसको राइट टू वोट मिला है, वो खुश है बहुत. इन हर कंट्री सिटीजन्स कैन इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब वोट डालने का राइट मिला हुआ है. रूलर्स को इलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट कैन नॉट शेयर एनी ऑब्जर्वेशन अबाउट द लीडर ऑफ द कंट्री. उनके पास ऑप्शंस नहीं है. मतलब कि पार्टी के अकॉर्डिंग जो रूलर्स को, कैंडिडेट को उन्होंने नॉमिनेट किया है, उसी को उनको चुनना पड़ेगा. वो अपने अकॉर्डिंग चॉइस या चूज नहीं कर सकते हैं. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोक्रेटिक राइट्स इज रेस्ट्रिक्टेड फॉर द हना. देखो, चूज को लेके बात चल रही है. यहाँ राइट टू इक्वलिटी, राइट टू ट्रीटेड फेयरली, इक्वलिटी की बात चल रही है, समानता को लेकर के. पहली बात आप देखना, यहाँ बोला गया है कि किस डेमोक्रेटिक राइट्स को रोका गया है या उससे डिनाइड किया गया है, छीना गया है. तो क्या वो फ्री है क्या कि अपने अकॉर्डिंग किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर ले? नहीं. यहाँ लिखा हुआ लाइन पढ़ना फिर से. सिटीजन कैन इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव बट कैन नॉट शेयर एनी ऑब्जर्वेशन अबाउट द लीडर ऑफ द कंट्री. लीडर जिसको बनना है वही बनेगा. ठीक है. तो यहाँ उसका राइट टू फ्रीडम जो है बेटा, उसको डिनाइड किया गया है, रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है. इसलिए आपका ऑप्शन क्या होने वाला था? ऑप्शन नंबर 3. मतलब कि राइट आंसर क्या होगा? राइट टू फ्रीडम. देन द नेक्स्ट. Which of the following sets of items are included in the concurrent list? बहुत इजी क्वेश्चन, नॉर्मल सी बात है. आपको मालूम है कि सब्जेक्ट को लेकर बात की जाए तो 3 तरह का लिस्ट होता है. लास्ट में चौथी लिस्ट को ऐड किया गया है, रेजिडुअरी लिस्ट को लेकर. तो यहाँ 3 लिस्ट को लेकर हम बात करते हैं. अगर यूनियन लिस्ट को लेकर बात की जाए, स्टेट लिस्ट को लेकर बात की जाए, कंकरेंट लिस्ट को लेकर बात की जाए, तो पढ़ना क्या है? कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सीजन. तीनों के तीनों कहां पर अवेलेबल है? कंकरेंट लिस्ट के अंदर. देन फॉरेन अफेयर्स, केवल यूनियन के पास पावर होता है, पहला वर्ड ही दिखते हैं. ठीक है. तो ये कंकरेंट लिस्ट में शामिल नहीं है. ठीक है. देन सेंसस, रेलवेज एंड स्पेस रिसर्च, ये भी कहां चला गया? यूनियन लिस्ट के पास. तो ये भी आपका नहीं होगा. क्या बचा? पॉपुलेशन कंट्रोल, लेबर वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये स्टेट और सेंटर दोनों के पास पावर होता है, इसलिए ये भी किस में शामिल हो जाएगा? कंकरेंट में. मींस ए और डी दोनों किसके सब्जेक्ट है? कंकरेंट लिस्ट के. तो आपका ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3. क्लियर? देन द नेक्स्ट. ए फैमिली ऑफ 4 मेंबर इन दिल्ली was settled in a slum and earning enough income to lead a subsistence life. मतलब अपना जीवन आराम से वो चला सकते हैं, कोई दिक्कत उनको नहीं है. दिल्ली में आके सेटल हुए हैं. They were migrant from Bihar village in search of employment. वो कहाँ माइग्रेट हो गए बेटा? They were migrant from Bihar. कहाँ से आए हो? बिहार से आकर दिल्ली में रहने लगे हैं. किसके लिए? रोजगार के लिए. During the COVID lockdown, they managed to be in Delhi with the support of philanthropist एंड लोकल गवर्नमेंट. मतलब वहां के आम जन की वजह से, लोकल गवर्नमेंट की वजह से उनको सपोर्ट मिला, वो वहां रहने लगे. हाउएवर दे डिसाइडेड टू गो बैक टू बिहार. उन्होंने वापस निश्चय लिया क्या करने का? बिहार जाने का. एट द टाइम ऑफ कोविड. ठीक है. वो अपने होम टाउन जाना चाह रहे थे. क्या दिक्कत आया? देखिए, दे हैड एनफ मनी टू बाय फूड फॉर अनदर 10 days. आने वाले 10 दिनों के लिए जो वो जर्नी करने वाले थे,
उनके पास 10 दिन का एनफ फूड था, कोई दिक्कत उनको नहीं होने वाली थी। फिर क्या होता है देखिए आप, द फैमिली डिसाइडेड टू ट्रेवल टू बिहार बाय वॉक और थ्रो वाट एवर ट्रांसपोर्ट। जो उनको लगा कोई साधन मिल जाएगा कोविड के अकॉर्डिंग तो उसका वो साथ मतलब उसके साथ चले जाएंगे, या अगर हो सकता है तो पैदल वॉक करते हुए भी निकल जाएंगे दिल्ली से बिहार के लिए, ठीक है। They could get. During day travel, the family had to stop in various towns and villages for food and shelter. The family could not get enough food in most of the places. पता है आपको क्या रीजन रहा होगा? क्योंकि कोविड के टाइम पर शॉप्स क्लोज थी, रास्ते बंद थे सबके सब बेटा, आना जाना बंद था। यहाँ भी वही समस्या आई। पहला लिखा हुआ है आपके सामने, ए में दिया हुआ है आपको, रेस्टोरेंट्स वर क्लोज। जो खाने की दुकानें थी बेटा वो मोस्टली बंद हो चुकी थी, शॉप जो थी हम बोले रेस्टोरेंट जो थे उनको बंद कर दिया गया था। देन इन सम प्लेसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड वाज मेड ओनली फॉर द लोकल रेजिडेंट। जो वहां के रहने वाले लोग थे उन्हीं के लिए फूड को अवेलेबल करवाया गया था, ठीक है। मतलब इनके पास क्या नहीं थी, अवेलेबिलिटी इनके पास नहीं थी। देन आफ्टर नियरली 10 days ऑफ ट्रेवल द फैमिली डिड नॉट हैव एनफ मनी टू पे फॉर फूड। मतलब इनके पास पैसा भी नहीं बचा है। 3 चीज हमने देखी। क्या यहां अगर बात किया जाए, रेस्टोरेंट बंद है, अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, पैसा होता भी खाना नहीं खा सकते हैं। यहाँ हम बात करें सेकंड ऑप्शन को लेकर के, तो यहाँ लिखा हुआ है वो एक्सेसिबल नहीं है। क्यों? उनकी पहुंच है ही नहीं, क्योंकि लोकल पर्सन जो है वहाँ के रहने वाले वही खाना खा सकते हैं। और तीसरा हमने देखा क्या बेटा, कि उनके पास पैसा ही नहीं बचा है, मतलब कि अफोर्डेबिलिटी भी उनके पास में नहीं है। तो समझिए क्वेश्चन को, क्या क्या ऑप्शन आए। यहाँ लिखा हुआ है क्लासीफाई दीज रीजन एज फूड इनसिक्योरिटी। चैप्टर है आपका फूड सिक्योरिटी को लेकर 9th क्लास के अंदर, वहां से बात किया गया है। तो यहां मैंने पहले ऑप्शन में क्या देखा, नॉट अवेलेबिलिटी। उनके पास पैसा है, जब स्टार्टिंग में उन्होंने टूर करना स्टार्ट किया, ठीक है, ट्रेवलिंग करना स्टार्ट किया, लेकिन रेस्टोरेंट अवेलेबल नहीं थे। सेकेंड हमने बात देखा क्या चीज, इन सम प्लेसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड वाज मेड ओनली फॉर द लोकल रेजिडेंट्स। पैसा भी है, उनको फूड भी मिल गया, लेकिन एक्सेसिबिलिटी नहीं है, उनकी पहुंच में नहीं है वो चीज। देन थर्ड, पैसा नहीं बचा था 10 दिन के बाद की हम बात करें तो ऑप्शन देखिएगा, इनएक्सेसिबल, नॉन अवेलेबिलिटी, नॉन अफोर्डेबिलिटी। देखो पहला मैंने बात किया नॉन अवेलेबिलिटी को लेकर, वो ए ऑप्शन में आएगा, तो आपको यही चीज ध्यान रखना है, सीरियल देखना है आपको। नॉन अवेलेबिलिटी को लेकर बात किया जाए, ये रहा आपका। उसके बाद क्योंकि बोला इनएक्सेसिबिलिटी, ये भी ऑप्शन रहा आपका। फिर हमने बोला नॉन अफोर्डेबिलिटी, पैसा खत्म हो चुका था। मींस हमारा जो तीनों का क्रम है, कंटिन्यूटी जो दिखाई दे रही है आपको, वो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 3। इज दैट क्लियर? देन द नेक्स्ट, आई परचेज्ड गोल्ड ज्वेलरी weighing 8 grams फ्रॉम ए ज्वेलर। वजन था 8 ग्राम, उसको खरीदा उसने। ही अफोर्ड टू रिड्यूस जीएसटी ऑन द ज्वेल इफ आई डिड नॉट इंसिस्ट ऑन ए बिल एंड डेट आई शुड पे इन कैश। दुकानदार ने बोला उसको कि अगर आप बिल नहीं लेंगे और पूरा पैसा कैश में देंगे तो मैं जीएसटी का जो अमाउंट है वो कम कर दूंगा आपके लिए और आपको सस्ते में पड़ जाएगा ये चीज, ठीक है। मना किया मतलब बिल मत लो, नॉर्मल सी बात है। देन आई एग्रीड, वो तैयार भी हो गया, ठीक है। आफ्टर 1 year, 1 साल के बाद में, व्हेन आई वांटेड टू सेल द ज्वेल, जब उसने उस ज्वेलरी को बेचना चाहा, ठीक है, कोई परेशानी आई होगी। आई फाउंड दैट द ज्वेल वाज नॉट मेड ऑफ 22 कैरेट गोल्ड। तो जैसा बोला गया था वैसा वो था नहीं, मतलब प्योर नहीं था। प्रॉब्लम आया उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स आर करेक्ट। तो देखना है आपको कंक्लूजन क्या निकलने वाला है। पहली बात, आई हैव नो प्रूफ ऑफ परचेज, हैंस आई मे नॉट गेट माई ग्रीवेंसेस एड्रेस्ड। देखिए उसके साथ जो हुआ उसके खिलाफ वो याचिका दायर नहीं कर सकता है, कोर्ट में नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। क्या बात सही है? बिल्कुल क्लियर है, उसने बिल लिया ही नहीं था। बात सही है नहीं है? करेक्ट को लेकर हम बात कर रहे हैं, यहां ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है। देन माई स्टेटमेंट डेट आई परचेज द ज्वेल फ्रॉम ए पार्टिकुलर सेलर इज एनफ टू गेट माई ग्रीवेंसेस एड्रेस्ड इन ए कंज्यूमर कोर्ट। कैसे? आपके बोलने से कौन मान लेगा? कोई बिल नहीं है आपके पास, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है आपके पास, वहां रिक्वायरमेंट होता है प्रूफ का। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो कोई आपकी बात को नहीं मानने वाला, बिल्कुल राइट नहीं है। थर्ड, आई शुड नॉट हैव अवॉइडेड पेमेंट ऑफ जीएसटी एंड आई शुड हैव इंस्टेड ऑन गेटिंग ए बिल। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए था। अगर जीएसटी को देख के वो अपने पैसों का अमाउंट को कम करना चाह रहा था, लेकिन उसको पैसा नहीं आ गई। अब क्या कि वो असली निकला ही नहीं, अब कहाँ जाएगा वो? तो यह भी राइट है, वो यही बात कह रहा है, उसको बिल लेना चाहिए था। Then the D, I have facilitated the jeweler to indulge in a series of tax avoidance such as non-payment of input tax and income tax. Yes, वो सही बात बोल रहा है, मैंने
ज्वेलर के साथ मिलकर के क्या किया, उसके साथ में इंडल्ज हुआ किस तरह के काम में, जो चोरी करते हैं बेटा करके उनके अंदर। ये भी ये बात सही बोल रहा है, मतलब कि ACD क्या है, राइट है। तो आपको ऑप्शन ढूंढना है ACD, ये रहा ऑप्शन नंबर सेकंड। द ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। क्लियर? देन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, we have given some effect of globalization on the developing countries, classify the positive effect। देखिए डेवलपिंग कंट्रीज को लेके बात कर रहा है, चैप्टर ग्लोबलाइजेशन वाले ये बात कर रहे हैं। यहाँ पर इसके पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने हैं कि क्या क्या फायदा मिला आपको ग्लोबलाइजेशन की वजह से। काफी इजी क्वेश्चन है, चैप्टर भी काफी इजी था ये वाला। पहला ऑप्शन देखिए आप, कंज्यूमर्स हैव more choice of commodities as import from other countries are easy to access। yes, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। हमारे पास अगर देखा जाए तो डिफरेंट कंट्रीज के बने हुए प्रोडक्ट हमारे सामने होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास चॉइस काफी ज्यादा होता है। तो उनको लेके बात किया जाए तो ये राइट होगा, ये मतलब पॉजिटिव वे हो गया। देन हमें क्या देखना है, पॉजिटिव इफेक्ट ही देखने हैं, तो ये राइट हुआ। देन सेकेंड, एक्सेस टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी इन सेक्टर वेयर इन द इन्वेस्टमेंट फ्लोज। ये बात कर रहा है कि बाहर से पैसा आएगा तो उससे फायदा मिलेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। क्या है या नहीं सही? बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ये भी है। देन द थर्ड, द अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सपोजर टू वेस्टर्न कल्चर इज ए थ्रेट टू मेंटेन आवर कल्चर ऑब्जेक्ट। क्या ये बात सही है? क्या नहीं है। अगर बाहर की जो चीजें आ रही है वो सही नहीं है तो हमारा कल्चर भी क्या होगा बेटा, उससे इंपैक्ट में आएगा उसके। देन द नेक्स्ट को लेकर बात करते हैं, the native cultures and cuisines are taken to other part of the world, so our culture spread to the other countries easily। yes, सीधी सी बात है, हमने पढ़ा भी था, सिल्क रूट को लेकर हम बात करें, यहाँ से जब आइटम्स या गुड्स का ट्रांसफर हुआ तो हमारा कल्चर भी क्या हुआ बेटा, ट्रांसफर हुआ। ये भी राइट है। देन द नेक्स्ट को लेकर हम बात करें, वी हैव इजी एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स टू मार्केट अवर प्रोडक्ट। यस, हम इजी वे के अंदर थ्रू द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस हम आसानी से अपने यहाँ बने हुए आइटम्स को बाहर भेज सकते हैं, मार्केट का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल राइट बात है। देन चीप लेबर इन डेवलपिंग कंट्रीज अट्रैक्ट द फॉरेन कंपनीज। ये तो हमने पढ़ा ही था बुक के अंदर, साफ लिखी हुई लाइन थी, तभी तो बाहर की कंपनियां यहाँ पे आती है। बिल्कुल राइट हो गया। Then the last, some domestic industries are adversely affected as they could not meet the competition from foreign companies and imported product। यह भी सही है लेकिन ये पॉजिटिव वे में नहीं है, ये नेगेटिव इंपैक्ट है उसका। ठीक है, तो इसको हमें, ये बात तो सही कह रहा है लेकिन क्या है पॉजिटिव वे में ले रहा है इसको? नहीं, ये नेगेटिव है। अब देखिए पॉजिटिव क्या क्या हुआ आपका, A, B, D, E एंड F। अब देखना है आपको A, B, D, E and F, so the option number 4 will be the right answer। क्लियर है? Then the next, यहां हम बात करते हैं, there are two statement given below marked as assertion and reason। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं। अभी पहला क्वेश्चन आपके सामने, बहुत अच्छी बात है, यहाँ कंफ्यूजन ज्यादा होता है आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन क्या है, assertion दिया हुआ है आपको, क्या कह रहा है, terms of credit vary substantially from one credit arrangement to the another। बिल्कुल बात सही बोल रहा है, डिफरेंट आपको टर्म्स ऑफ क्रेडिट देखने को मिलेगा। अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर से क्रेडिट ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं उधार, तो आपको वहां पर अलग से कोलेट्रल सिस्टम चाहिए होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर अपने साथ जो प्रूफ होंगे उनको जमा कराना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, वहां ब्याज का दर को लेकर बात करें, इंटरेस्ट को लेकर बात करें, वो डिफरेंट हो सकता है। देन सेकेंड, टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ लेंडर एंड द बोरोवर। यह भी सही बात है, ये डिपेंड करता है लेंडर और बोरोवर के ऊपर। देने वाला किस प्रवृत्ति का है, लेने वाला किस प्रवृत्ति का है, उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट को फिक्स किया जाता है। ये दोनों ही बात ठीक है और दोनों ही एक दूसरे का क्या करती है बेटा, प्रूफ भी देती है। मीन्स अगर मैं कहना चाहूं A and R both are true and R is the correct explanation of A, so the फर्स्ट नंबर जो होगा आपका ऑप्शन वो राइट होगा। यहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। देखिएगा चैप्टर आप याद कीजिए, काफी अच्छा चैप्टर है। ठीक है, यहां पर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को लेके बात चल रही है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर की। मोस्टली यहां क्वेश्चन के अंदर जो ग्राफ दिया है वो प्राइमरी सेक्टर का है आपके। यहाँ प्राइमरी सेक्टर को हमने रिप्रेजेंट किया है 1970 से लेकर 71 के अंदर, और उसका इंपैक्ट क्या रहा या उसके अंदर किस तरीके से बेटा चेंजेस आए 2010 और 11 के अंदर। एक तो जीडीपी और दूसरा आपको दिया है किसको लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर। देखिए हम लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा भी है, ये दोनों ग्राफ में दिए हुए भी हैं।
सिंगल पहले आपको जीडीपी का दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन क्या रहा उसका प्राइमरी सेक्टर का, सेकंड आपको दिया हुआ है एम्प्लॉयमेंट को लेकर। इन दोनों को लेकर बात की जाए, बिफोर द ग्लोबलाइजेशन वाली प्रोसेस को लेकर हम बात करें अगर, या 1970-71 की हम बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द पीपुल्स, ये पॉपुलेशन बेटा हमारी कहाँ इंगेज थी, प्राइमरी सेक्टर के अंदर, लेकिन जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन इतना ज़्यादा नहीं था। हमारा सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर इतना मजबूत नहीं था। लेकिन अगर हम बात करें 10 और 11 को लेकर के, तो यहाँ प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी के अंदर वो कम हो गया। दूसरी बात अगर हम करते हैं यहाँ एम्प्लॉयमेंट को लेकर, तो वह भी क्या हुआ, एकदम से कम हुआ। हमने एक बात की थी, डिस्कस किया था, आपको मालूम होगा चैप्टर एग्रीकल्चर के अंदर भी और यहाँ पर भी, कि अगर यहाँ से जीडीपी के अंदर क्या बेटा इसका कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, तो क्या आपको लगता है प्रोडक्टिविटी पे कोई इंपैक्ट पड़ रहा है? प्रोडक्शन को लेकर बात किया जाए तो उसके अंदर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। एम्प्लॉयमेंट को लेकर हम बात करें अगर, तो आपको मालूम होगा कि डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट को लेकर हम बात करते हैं अगर, तो यहां पर सबसे अधिक हमें डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। मतलब कि पर्सन्स जो बिना बात के एंगेज है कहां पर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, अगर वो यहां से ट्रांसफर होकर सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर में चले जाए तो उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। दोनों पॉइंट आपको याद रखने थे, दोनों बात आपके दिमाग में होनी चाहिए थी। फिर आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर यही बात कर रहा है। पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, द अबव ग्राफ शोज फॉलिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। हमें मालूम भी है कि फॉल ही हुआ है, अभी तो सेकेंडरी और टर्शरी बहुत मजबूत हुआ है हमारे देश के अंदर, बहुत अच्छी बात है। टर्शरी मजबूत होगा तो बैंकिंग, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट सबको फायदा मिला है। देन एग्रीकल्चरल सेक्टर टुवर्ड्स बोथ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट, विच वन इज द करेक्ट अल्टरनेटिव? तो आपके लिए करेक्ट अल्टरनेटिव क्या होगा, इसका विकल्प क्या है आपके तौर पर? देखिए आप पहले, फॉल इन प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर वर्कर्स। देखिए अगर लैंड को लेकर बात किया जाए तो वर्कर्स के हटने से फॉलिंग नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि आपका सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर मजबूत हो रहा है, मतलब आप न्यू टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं। वर्कर्स हटे वहां से तो वर्कर्स का प्रोडक्टिविटी क्या फर्क पड़ने वाला है? आप नई टेक्निक का यूज करेंगे, आप फर्टिलाइजर्स लेके आएंगे, आप मशीन का यूज करना स्टार्ट कर देंगे, दिक्कत नहीं आने वाला है। देन सेकेंड, राइज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर वर्कर्स। क्या अगर यहां से रिमूव हुए हैं तो क्या प्रोडक्टिविटी के अंदर एग्रीकल्चर वर्कर्स का राइज होगा? नहीं। देन थर्ड, नो चेंज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर वर्कर्स। बिल्कुल सही बात है, चेंज ही नहीं आने वाला है। केवल फायदा ये मिला है कि जो लोग डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट के रूप में काम कर रहे थे या बिना बात के हम बोल सकते हैं यहां पर लगे हुए थे एंगेज से, जब उनका ट्रांसफर सेकेंडरी या टर्शरी में हुआ तो वहां जीडीपी के अंदर फायदा मिला। यहां प्रोडक्टिविटी के अंदर कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेगा। सो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? देन द नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी प्रमोटेड इफ। देखिए रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर को लेकर बात किया जा रहा है, सस्टेनेबिलिटी को लेकर बात किया जा रहा है। इसको प्रमोट कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चैप्टर काफी इजी था ये वाला, लेकिन यहां से कंफ्यूजन वाली बात चलती है। क्या देखो, अगर आपने पूरा नहीं पढ़े ऑप्शंस को, अच्छे से नहीं देखा, तो आप गलती कर सकते थे। क्या था पहला ऑप्शन? रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज लेस देन द रेट ऑफ इट्स रीजनरेशन। जितना बनने के लिए इनको टाइम लगता है, या हम कहना चाहें जितनी मात्रा में बन रहे हैं उससे कम मात्रा में इनका क्या करें, एक्सट्रैक्शन करें, यूज करें। मतलब बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन ये किसको लेके बात कर रहा है? ओनली रिन्यूएबल को लेकर। अगर हमने नॉन रिन्यूएबल का ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया तो फिर भी क्या सस्टेनेबल होगा? नहीं होगा। देन सेकंड देखिए आप, रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज लेस देन रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट्स। अगर बात किया जाए जितना सब्स्टिट्यूट हमारे पास अवेलेबल है बनने के लिए, उससे कम मात्रा के अंदर हम नॉन रिन्यूएबल का यूज करें तो वो सस्टेनेबिलिटी के अंदर आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन यहाँ किसको लिया है? ओनली नॉन रिन्यूएबल को, बाकी रिसोर्स कहाँ चले गए? देन थर्ड, रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज लेस देन द रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉन रिन्यूएबल। यहाँ नॉन रिन्यूएबल को लेकर बात कर रहा है तो उनका ज्यादा यूज करो, जबकि किसका कम यूज करो? रिन्यूएबल का। तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। देन नेक्स्ट, रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। यहाँ रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल दोनों को लेकर बात किया गया है, और बात भी कह रहा है क्या? इज लेस देन द रेट ऑफ इट रीजनरेशन एंड क्रिएशन। दोनों के जनरेशन को लेकर के, क्रिएशन को लेकर बात किया गया है। अगर यहां ऑल नहीं होता तो फिर हम यहां चेक करते, लेकिन यहां रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों को लेकर बात किया गया है, उनका यूज कम करें जितना वो बन रहे हैं उनसे, तो शायद वो क्या कहलाएगा? सस्टेनेबिलिटी। तो आंसर नंबर 4 विल बी द, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है बात यहां तक? देन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 77,
अरेंज द फॉलोइंग पर्सन्स इन टर्म्स ऑफ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वुलनरेबिलिटी टू पॉवर्टी दैट इज फ्रॉम द लीस्ट वुलनरेबल टू द मोस्ट वुलनरेबल। सबसे कम, ठीक है, परेशानी किसको है और सबसे अधिक किसको, उसको लेकर बात किया गया है। चैप्टर आपका होगा पॉवर्टी एज ए चैलेंज, 9th क्लास को लेकर हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, ढंग से पढ़ना है। राहुल कंप्लीटेड 8th स्टैंडर्ड, 8वीं क्लास पास किया हुआ राहुल है, एंड इज वर्किंग एज ए बस ड्राइवर इन प्राइवेट बस ट्रांसपोर्ट कंपनी विद प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर एंड लेबर सिक्योरिटी कवर। देखिए प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है इसको, ठीक है, प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है और सिक्योरिटी कवर भी उसको मिलता है, मतलब इसकी कंडीशन अच्छी है। ये राहुल को लेकर हमने बात किया। देन सेकंड, रितीश, इसको लेके बात किया गया है, इज ग्रेजुएट पर्सन एंड म्यूजिशियन। अच्छा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, म्यूजिशियन है, संगीतज्ञ है। ही अर्न्स लिविंग थ्रू कंसर्ट इन लार्जर टाउन्स एंड सिटीज ऑल ओवर द कंट्री। वो जगह जगह बेटा अपने प्रोग्राम देता है, उसकी वजह से उसको काफी अच्छा अर्निंग होता है। तो ये तो बहुत ही अच्छा है, इससे भी अच्छा हो गया। रितीश की कंडीशन तो इससे भी अच्छी है। देन नेक्स्ट, रामू इज एन illiterate and agricultural labor in a village with only dry land। पढ़ा लिखा नहीं है, illiterate है, अनपढ़ व्यक्ति है, जमीन जो है बेटा वो भी कैसा है, ड्राई लैंड, मतलब कि फर्टाइल सोइल वहां अवेलेबल नहीं है, इरिगेशन कमजोर है वहां का, कुछ भी इसके पास नहीं हो सकता है, अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती है, बहुत परेशानी में है। ठीक है, हमने किसको लेके बात किया, रामू को लेकर, इन दोनों से नीचे ही आएगा रामू। देन Ramesh can read and write and he is a construction worker employed on daily wage basis of a contractor in a big town। कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन रीड एंड राइट कर सकता है, ठीक है, लेकिन हम अनपढ़ भी नहीं बोल सकते, इसको लिटरेट ही बोलेंगे। इसको लेके बात की जाए तो डेली वेज वर्कर के रूप में काम करता है एज ए कॉन्ट्रैक्टर, मतलब इसकी कंडीशन किससे अच्छी होगी, रामू से अच्छी। किसकी, रमेश की। तो सबसे बुरी कंडीशन किसकी है आपके यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे बुरी कंडीशन रामू की है और सबसे अच्छी कंडीशन किसकी है, रितीश की। आपको देखना है सबसे पहले रितीश, सबसे लास्ट में रामू, क्योंकि यहाँ पर बात किया गया है लीस्ट वुलनरेबल, जिसकी कंडीशन ज्यादा खराब ना हो और जिसकी कंडीशन सबसे ज्यादा खराब हो। ठीक है, सबसे अधिक खराब किसकी कंडीशन है, रामू की, और सबसे अच्छी कंडीशन किसकी है, रितीश की। हमने स्टार्ट किया रितीश, राहुल उसके बाद में, फिर रमेश उसके बाद में और रामू लास्ट में। ठीक है, हमारा सीरीज यही था और ऑप्शन 2 में हमने ये देखा, सो द ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। क्लियर।